तो ये वीडियो होने वाली है अनीमिया के ऊपर। तो जो भी बच्चा एफएमजी की या नीट पीजी की या आईएनआई सेट की किसी की भी तैयारी कर रहा है उसको ये टॉपिक पता होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रॉपर एनीमिया नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कि एनीमिया क्या होता है ये वो, मैं सिर्फ तुम्हें लैब डायग्नोसिस बताऊंगा। मतलब हमें कई बार लेबोरेटरी वैल्यूज़ दी जाती है, उसके बिहाफ पे हमें एनीमिया डिफ्रेंशिएट करने पड़ते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है। तो इसमें सिर्फ हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात करें, क्या क्या लैब वैल्यूज़ है जो हमें देते हैं और किन किन चीज़ों को देख के हम अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। जब भी हम आयरन रिच फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में Fe3+ आता है। तो सबसे पहले क्या करती है हमारी बॉडी Fe3+ को Fe2+ में बदलती है। अब इसके नाम याद होने चाहिए तुम्हें, क्योंकि कई बार मतलब एग्ज़ाम में Fe3+ नहीं लिखेगा, तुम्हें लिख देगा या तो फेरस लिख देगा या फेरिक लिख देगा। अब तुम्हें खुद डिसाइड मतलब खुद याद होना चाहिए कि जैसे फेरिक है, फेरिक का मतलब होता है Fe3+, फेरस होता है Fe2+। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेरस। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, अस। अस मतलब दो बंदे होते हैं कोई भी, ठीक है, अस मतलब दो बंदे, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर लेती है, मतलब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं हम फेरिक, ठीक है। तो जब फेरिक से फेरस कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फेरस ही एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो Fe2+ को एब्जॉर्ब करते हैं, Fe2+ अंदर आता है। उसके बाद Fe2+ दो चीज़ों में जाता है, एक तो सेल के अंदर ही ये स्टोर हो जाता है, मतलब फेरस ये आया और यहाँ सेल के अंदर ही स्टोर हो गया, यहीं बैठ गया। तो इस जो स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम फेरिटिन। मतलब फेरिटिन कभी भी तुम्हें वर्ड दिखे तो इसका मतलब है जो आयरन है वो सेल के अंदर स्टोर है, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है। दूसरा क्या होता है, जो बाकी के बच जाते हैं, जब स्टोरेज फुल हो गई तो बाकी के निकलेंगे इस प्रोटीन से, जाएंगे 2+ वापस से 3+ में कन्वर्ट होकर ब्लड में जाएगा। ब्लड में आयरन अकेले नहीं घूमता, आयरन जाके बाइंड करेगा इस ट्रांसफेरिन पे, ठीक है। आयरन विल बाइंड टू दिस ट्रांसफेरिन प्रोटीन एंड देन इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू देयर लोकेशंस, जहाँ भी बॉडी में ज़रूरत होगी। तो ठीक है, ये बेसिक फिजियो तुम्हें आनी चाहिए। आयरन आया, कन्वर्ट हुआ, अंदर गया, स्टोर हुआ तो फेरिटिन बन गया, बाहर निकल के बाइंड करेगा, ब्लड में गया, ब्लड में जाके बाइंड करेगा ट्रांसफेरिन से। दैट्स इट, ठीक है। अब इन टर्म्स का मतलब समझो। जैसे सीरम आयरन होता है मतलब ब्लड में कितना फ्री आयरन है, फेरिटिन मतलब कितना स्टोर्ड आयरन है। TIBC की फुल फॉर्म होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी इतना याद करोगे तो भी बहुत है। फिर एक चीज़ होती है परसेंटेज सेचुरेशन, इसका मतलब होता है कितना आयरन ट्रांसफेरिन प्रोटीन से बाइंड कर चुका है। जो यहाँ ट्रांसफेरिन प्रोटीन था ना, कितना आयरन बाइंड कर चुका है उसकी वैल्यू दिखाता है परसेंटेज सेचुरेशन, ठीक है। अब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो उसको तोड़ते हैं तो बनता है हीम प्लस ग्लोबिन। अब जो हमारा हीम है ना वो बना होता है प्रोटोपोरफायरिन और आयरन से। ये बेसिक तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रूल है वो याद रखो, जो भी फेरेटिन की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है TIBC की वैल्यू से, ठीक है। तो अब हम इस टेबल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो देखो यहाँ आयरन डेफिशिएंसी है मतलब सीरम आयरन तो ऑलरेडी कम होगा, ठीक है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी सीरम आयरन कम होगा। अब सीरम आयरन कम है मतलब ब्लड में आयरन कम है तो स्टोर भी कम होगा, तो इसलिए फेरेटिन भी कम हो गया। अब ये ऊपर रूल के हिसाब से देखें तो फेरेटिन लो है तो TIBC ज़्यादा होगा, तो TIBC ज़्यादा हो गया। अब सिंपल सी बात वापस समझो कि जो ब्लड में आयरन कम है, तो जब आयरन कम है तो बाइंड भी कम करेगा, है ना। परसेंटेज सैचुरेशन क्या होता था, आयरन बाउंड टू द ट्रांसफेरिन प्रोटीन, है ना। तो आयरन कम है तो बाउंड भी कम करेगा, तो परसेंटेज सैचुरेशन भी लो हो जाएगा। तो तुम्हें ये वैल्यू याद करनी है, ठीक है। मैंने समझा दी कैसे याद करनी है। अब अगला होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से ये एनीमिया होता है। अब जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरिया को ना जिंदा रहने के लिए आयरन चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी स्मार्ट है, वो क्या करती है, लीवर से एक एंजाइम रिलीज करती है और वो फेरेटिन पे जाता है और उस पर ताला मार देता है। मतलब बॉडी में से अब आयरन ब्लड में नहीं जाएगा, है ना। जितना भी आयरन स्टोर है वो स्टोर रहेगा, उस पर ताला लग गया। तो अब स्टोर है पर आयरन तो है, तो फेरेटिन की वैल्यू तो हाई रहेगी, लेकिन बॉडी में ब्लड में नहीं जा रहा तो वो सीरम आयरन लो हो गया, ठीक है। अब सीरम आयरन लो है
तो बाउंड भी कम होगा, बाउंड कम होगा तो परसेंटेज सैचुरेशन भी लो हो गया। अब टीआईबीसी के लिए हमने सेम वापस फॉर्मूला लगाया, फेरेटिन पे ताला लग गया लेकिन फेरेटिन है तो ज़्यादा, तो टीआईबीसी कम हो जाएगा, तो टीआईबीसी कम हो गया। उसके बाद आता है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, जो प्रोटोपोरफायरिन होता है ना, इस पर दिक्कत आ जाती है। अब तो ये नहीं होगा तो आयरन बाइंड किससे करेगा, आयरन बाइंड नहीं करेगा तो आयरन की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो आयरन की सीरम वैल्यू बढ़ी होती है तो परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा आयरन है तो ज़्यादा बाउंड करेगा ट्रांसफेरिन प्रोटीन से, ठीक है। ज़्यादा आयरन है तो ज़्यादा स्टोर भी होगा, सारे स्टोरेज फुल हो जाएंगे। टीआईबीसी के लिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टीआईबीसी कम हो गया, ठीक है। ऐसे तुम डिफ्रेंशिएट करोगे माइक्रोसिटिक अनीमिया को। माइक्रोसिटिक अनीमिया का मतलब होता है, जो भी हम एमसीवी देखते हैं ना, एमसीवी 80 से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एमसीवी होती है 80 से 100, तो यहाँ पे 80 से कम होनी चाहिए एमसीवी, तो उसको माइक्रोसिटिक अनीमिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रोसिटिक अनीमिया की। इसमें दो अनीमिया पढ़ने हैं, फोलेट और विटामिन B12। अब सबसे पहली बात मैक्रोसिटिक है, ऊपर हमने पढ़ा था माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक था 80 से कम, नॉर्मल वैल्यू थी 80 से 100, ठीक है। तो मैक्रोसिटिक हो जाता है 100 से ऊपर, ठीक है। 100 से ऊपर है तो मैक्रो, 80 से नीचे है तो माइक्रो, बीच में होता है तो नॉर्मोसिटिक। अब तुम्हें समझना है फोलेट को और विटामिन B12 को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, फोलेट में फोलेट कम होगा, विटामिन B12 में विटामिन B12 कम होगा। फिर दूसरी एक वैल्यू होती है होमोसिस्टीन, ये दोनों में ही बढ़ी रहेगी, इनमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, ये दोनों में इंक्रीज मिलेगी तुम्हें। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों में इंक्रीज मिलेगी। जो हमारी तीसरी वैल्यू ना, इसे बोलते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड। फोलेट डेफिशिएंसी में ये नॉर्मल होगी, लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इसको कई बार MMA भी लिखते हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिड। अब कैसे याद रहेगा, तो वो देखो, जो मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है ना, वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, लेकिन इसको कन्वर्ट करवाने के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विटामिन B12 तो नॉर्मल था, क्योंकि उसकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थोड़ी ना थी, फोलेट की डेफिशिएंसी थी, तो इसलिए मिथाइल मेलोनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था तो इसके नॉर्मल लेवल से। लेकिन यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो ऐसे तुम मिथाइल मेलोनिक की वैल्यू से फोलेट और विटामिन B12 में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये टेबल याद होगी तो तुम इन तीन एनीमिया में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और लेबोरेटरी इतना ही आता है, MCQ में भी यही आता है, और पेपर में आ जाए तो भी तुम इसको बढ़ा के मतलब लाइन फॉर्म में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।